वेलकम बैक टू देवभूमि ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी सामान्य हिंदी की पहली वीडियो क्लास है, जहां हम आपको बताएंगे उत्तराखंड समूह यानी कि आपकी उत्तराखंड पुलिस की कांस्टेबल हो, एसआई हो, साथ ही आपका पटवारी हो या लेखपाल हो या आपका बंदी रक्षक हो, कोई भी आपका सामान्य ग्रुप सी लेवल का एग्ज़ाम हो, जहाँ सिलेबस सेम है, वहाँ पर सामान्य हिंदी का जो आपका पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हमने आपके लिए आज से सामान्य हिंदी की क्लासेस शुरू कर दी है मित्रों। तो चलो शुरू करते हैं आज को सामान्य हिंदी की क्लास। आपको अगर अच्छा लगेगा तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए। ठीक है, तो देखते हो सबसे पहले उत्तराखंड का जो सिलेबस है, अगर आपको मैं सिलेबस दिखाऊँ तो वहाँ आपको दिया गया है सामान्य हिंदी का जो सिलेबस में सबसे पहले आपको दिया है भाषा एवं हिंदी भाषा। ठीक है, तो देखिए भाषा में हिंदी भाषा टॉपिक के अंदर जो आपको दिया है, सबसे पहले भाषा की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। तो भाषा की उत्पत्ति देखिए, भाषा के रूप मौखिक भाषा, लिखित भाषा या फिर सांकेतिक भाषा, तीन प्रकार के रूप होते हैं भाषा के। अगर आपसे कभी परीक्षा के में पूछा दिया जाए कि भाषा के मुख्य रूप से कितने रूप, तो आप दो लिखी जाएगी हमेशा, मौखिक या लिखित। ठीक है, और अगर भाषा के रूप पूछेगा सामान्य तौर पे तो आप तीन, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, भाषा संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुई है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है विचारों को वाणी के रूप में अभिव्यक्ति। ठीक है, आप अपने मन में जो भी सोचते हैं ना, उसको आप विचारों के माध्यम से आगे वाले बंदे को बता पाते हैं। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। साथ ही पतंजलि ने इसके बारे में कहा था कि जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो जाए उसे हम भाषा कहेंगे। ठीक है, इतना आई होप को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो भाषा विकास के यहाँ पर कुछ चरण भी होते हैं। ठीक है, जैसे आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। आंगिक के अंदर हमारे आदि मानव काल की भाषा आती है। ओके, साथ ही वाचिक हमारे बोलने की भाषा आती है। लिखित का नाम जो लिखित साहित्य हमारा, जो हम लिख के, और साथ ही हमारा जो यांत्रिक होता है वो हमारी मशीनी भाषा है। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर में जो हम लिखते हैं ना चीज़, वो सब मैकेनिकल भाषा है, तो वो सब यांत्रिक भाषा के अंतर्गत गिनी जाती है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। तो आगे चलते देखिए, भाषा के विविध रूप आपके यूपी के सिलेबस में भाषा के रूप दिए गए हैं। तो उन्हीं भाषा के विविध रूपों में देखिए आपके बहुत सारी रूप आते हैं, जैसे कि हमारी मानक भाषा है। ठीक है, जैसे कि हमारी मानक भाषा है, और वो भाषा क्या है हमारी मानक भाषा, हमारी हिंदी है हमेशा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हिंदी भाषा हमारी नागर भाषा या मानक भाषा है, जिसको परिनिष्ठित भाषा भी बोला जाता है। ठीक है, जो अपना एक सर्वमान्य रूप लेके बढ़ती है। साथ ही हमारी विभाषा आती है, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोलियाँ आती हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बोलियाँ होती है। ठीक है, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की अलग बोली हो सकती है। ठीक है, देश के विभिन्न कोनों में अलग अलग बोलियाँ हो सकती हैं। ठीक है, आगे आती हमारी अपभाषा या अपभ्रष्ट या अमानक भाषा आती है। फिर हमारी व्यक्ति बोली भी आती है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग की भाषाएँ बोलता है। विशिष्ट भाषा आती है हमारी, अंग्रेजी भाषा है विशिष्ट भाषा, जिसमें हम आजकल पत्राचार भी करते हैं। साथ ही हमारी कूट भाषा आती है, यानी कि आशुलिपि, इसे स्टेनो बोला जाता है। ठीक है, आशुलिपि में भी हम कन्वर्ट करते हैं अपनी बोली हुई वाणी को। ओके, साथ ही हमारी कृत्रिम भाषा आती है और हमारी राष्ट्रभाषा आती है। राष्ट्रभाषा आपको पता है हमारी हिंदी नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हिंदी राष्ट्रभाषा, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी के साथ अंग्रेजी हो गई हमारी, तमिल, तेलुगु, ये सब पत्राचार की ये राष्ट्रभाषा है, जिसमें राष्ट्र के आपस में संवाद करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच करता है। ओके, तो हमारी हिंदी हमारी राजभाषा है, ये याद रखिएगा। आई थिंक आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत में 4 प्रकार की भाषा मिलती है, आप सभी जानते होंगे, और नहीं पता तो देख लीजिए। जो भी विद्यार्थी बेसिक से तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, शुरू से देखिए। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताने वाला हूँ यहाँ। तो भारत में 4 प्रकारों की भाषा मिलती है। भारोपी है, सबसे ज़्यादा है, 73% है। फिर द्रविड़ आपकी 25% यानी 25%। आस्ट्रिक बोलते हैं 1.3%, और चीनी तिब्बती 0.7%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका है, भारतीय परिवार का प्रतिशत है भाषा बोलने में। ओके, साथ ही विश्व की भाषाओं का सर्वोत्तम वर्गीकरण पूछा जाए आपसे तो महत्वपूर्ण है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। प्रोफेसर श्लेगल ने किया था इनका वर्गीकरण, वो भी किया था आकृति मूलक, यानी आकृति के आधार पर उन्होंने विश्व की भाषाओं का सर्वोत्तम एनालिसिस या वर्गीकरण किया था। ओके, इसको याद रखिएगा, प्रोफेसर श्लेगल। यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताता हूँ मैं आपको। जैसे विश्व में कुल भाषाओं के, देखिए कोई पूछे तो आपसे याद रखिए, विश्व में भाषाओं के टोटल 3000 भाषाएं हैं सारे विश्व में अनुमानित लगभग। ठीक है,
संसार में भाषाओं के परिवार पूछे तो 13 भाषाओं के परिवार हैं यहाँ पर, ये भी आप पॉइंट याद कीजिए। दूसरा भाषा, ठीक है, भारत में, ठीक है। साथ में द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती भी है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हिंदी भाषा के विकास के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है बिंदु, आप देख लीजिएगा। सिलेबस में आपके साथ शेयर कर दूंगा हिंदी का टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, तो हिंदी भाषा के विकास की बात करते हैं तो देखिए ये आपके UKTPS और UKPSC के हिंदी सिलेबस के बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगा। ओके, तो देखिए हिंदी भाषा का विकास करते हैं तो सबसे पहले हिंदी भारोपीय परिवार की तरफ जाती है, साथ ही द्रविड़ परिवार। तो इसमें 2 परिवार मिलते हैं हमको, भारोपीय और द्रविड़। अब जो भारोपीय परिवार है वो उससे भारतीय आर्य भाषा निकली है, जो कि 3 खंडों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में इसको विभाजित करेंगे, जिसमें आता है संस्कृत, हमारा ऋग्वेद, यानी वेद जो प्राचीन आर्य भाषा में है। इनका जो सामान्य काल पूछा जाएगा तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमारे देखिए वैदिक संस्कृति आती है और लौकिक संस्कृत आते हैं, ठीक है। किसके अंदर? हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा यानी भारतीय आर्य भाषा के अंदर, ठीक है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व है, और लौकिक संस्कृत 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है। ओके, अब इनके बारे में महत्वपूर्ण जानिए। तो वैदिक संस्कृत के अंदर हमारे 4 वेदों का सृजन हुआ था, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ओके, रामायण और महाभारत आप याद कर लीजिए, ठीक है। लौकिक संस्कृत पहला ग्रंथ रामायण, दूसरा महाभारत, ठीक है। इसको देववाणी भी कहा जाता है। ओके, इसको देववाणी भी कहा जाता है। और 4 वेदों के संकलन को संहिता बोलते हैं। ये सब याद कीजिएगा, हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको। साथ ही लौकिक संस्कृत तो हम उत्तर संस्कृत भी कहा जाता है। जो लौकिक संस्कृत है इसको उत्तर संस्कृत या फिर ब्राह्मण भी कहा जाता है। ओके, और बात करिए और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं तो यहाँ पर हमारे उपनिषद कितने हैं पूछेगा तो कभी 108 हमारे उपनिषद हैं, ठीक है। अरण्यक पूछेगा कभी, अरण्यक हमारे 6 हैं। ओके, अरण्यक 6 हैं जिनको वेदांग भी कहा जाता है, ठीक है। साथ ही पुराण हमारे 18 हैं और उपपुराण भी हमारे 18 हैं। ओके, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का विकास क्रम जानते हैं। हिंदी भाषा के विकास क्रम की बात करें तो सबसे पहले संस्कृत आई थी। मैंने आपको बताया भी था ऊपर, भारतीय आर्य भाषा में संस्कृत सबसे पहले आती, इस पर वेद भी थे। साथ ही उसके बाद पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आए। अपभ्रंश के भी आपको बताऊंगा मैं 7 रूप होते हैं, अभी आगे जाके जानेंगे इसके बारे में। फिर अवट आई, फिर प्राचीन हिंदी आई हमारी। इस तरह से क्रम चलते रहा है, ठीक है। आज जो मैं वर्तमान रूप है वो हमारा हिंदी का है, आधुनिक रूप, ठीक है। भाषा परिवार की बात करेंगे तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, आपको ऊपर बता दिया मैंने, ठीक है। आकृति के आधार पर हिंदी क्या है? वियोगात्मक है और विश्लिष्ट भाषा है, ठीक है, याद रखिएगा। आकृति के आधार पर हिंदी क्या है? वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा कही जाती है। अब चलते हैं, चलिए देखिए, अब जानते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में हम जान रहे थे। तो मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 500, अब ये 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक आ गई मध्यकालीन आर्य भाषा, ठीक है। जिसके अंदर मैंने बताया आपको पाली है। देखिए पाली सबसे पहले 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक का समय काल है इसका। देखिए ये बौद्धों की भाषा थी, बौद्धों में जितने ग्रंथ लिखे वो पाली में लिखे गए हैं। भगवान बुद्ध की भी आपने देखा होगा जो लिखा था उसमें पाली भाषा का उल्लेख है। साथ ही जनभाषा भारत की प्रथम देशी भाषा है। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत की प्रथम देशी भाषा तो आप पाली करके आइएगा। फिर आगे देखिए प्राकृत था, वही हिंदी का विकास क्रम चल रहा है। देखिए पाली का प्राकृत, ये जैनों की भाषा कही जाती है। देखिए जैन सब प्राकृत में लिखे गए ग्रंथ, मलेच्छों की भाषा भी बोला जाता है इसको। ये थी प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। ओके, प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। आगे चलते हैं। अब अपभ्रंश आया, तो अपभ्रंश कितना है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ठीक है। हिंदी का विकास क्रम जो मैंने आपको पीछे बताया, देखिए संकेत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अभी फिर हम अवहट की तरफ जाएंगे, तो अपभ्रंश हो गया 500 से 1000 ईस्वी तक। अब आगे देखिए जो मैंने आपसे कहा था अपभ्रंश के 7 रूप में मैं आपको बता रहा था, ठीक है। अपभ्रंश के रूप मैंने आपको ले लिखे हैं। तो देखिए अपभ्रंश के शौरसेनी अपभ्रंश आता है, खस अपभ्रंश आता है, ब्राचड़ है, महाराष्ट्री है, पैसाची है, मागधी है और अर्धमागधी है। ये 7 रूपों में अपभ्रंश को विभाजित किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको आप याद रखिएगा। ओके, अब इनके बारे में जानेंगे भी कि अपभ्रंश से कौन सी बोली निकली है, ठीक है, वो आगे जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं अवहट के बारे में, जो मैंने आपको बताया अवहट परिवर्ती अपभ्रंश बोलते हैं इसको। इसका समयकाल है 900 से 1100 ईस्वी तक। ओके, अवहट के बाद हमारी फिर प्राचीन हिंदी आ जाती है 1100 से 1400 ईस्वी तक, ठीक है। बात करते हैं प्राचीन हिंदी की,
तो इसमें मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देनी है मुख्य रूप से, कि जो हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है ना, उसका विकास प्राचीन हिंदी से ही शुरू होते हुए आधुनिक हिंदी के रूप लिया है इसने। ओके, तो जो प्राचीन हिंदी मैं आपको बता रहा हूँ वो 1100 से 1400 ईस्वी है। साथ ही में जो मध्यकालीन हिंदी आई वो 1400 से 1850 ईस्वी तक आई। उसके बाद का काल जो हमारा है वो आधुनिक हिंदी का है, जो 1850 ईस्वी से वर्तमान में अभी भी चल रहा है। ओके, ये आपको याद रखना है। कभी आपसे पूछें तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, मैंने आपको बताया। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँची, उसके बाद फिर अवट आया, फिर वहाँ से आगे चलते हुए प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। ठीक है, और कभी पूछे तो हिंदी भाषा का प्रारंभ अपभ्रंश से ही माना जाता है, क्योंकि वहीं से हमारी बोलियाँ निकली हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर भाषा का स्वरूप भी मैंने आपके लिए लिखा है। तो भाषा के स्वरूप की बात करते हैं तो भाषा का स्वरूप में आती है बोली, साहित्यिक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। और यही राजभाषा जो है इसको कार्यालयीय भाषा भी कहा जाता है, जिसके बारे में आपका टॉपिक में सिलेबस में उल्लेख है। ठीक है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सिलेबस में आपका कार्यालयीय भाषा दिया हुआ है, तो इसे ही राजभाषा बोला जाता है। राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। ठीक है, राजभाषा है हमारी हिंदी। ओके, इसके बारे में आगे जानेंगे हम, कार्यालयीय भाषा के बारे में। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा कार्यालयीय भाषा टॉपिक अब राजभाषा जिसे कहा जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, ठीक है, 343वें अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि हमारी देवनागरी लिपि होगी, ये बोला गया है, उसमें उल्लेख भी है। और राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक, तो राजभाषा आयोग देख लीजिए पहले 344वां अनुच्छेद। 343 किसका है? संघ की राजभाषा और लिपि के लिए। 344 है आपका राजभाषा आयोग। अब राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक पूछेगा तो 15 जुलाई 1955 ईस्वी में है प्रथम बैठक, और इसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर जी। साथ ही संसदीय राजभाषा समिति जो होती है, जो संसद के अंदर राजभाषा यानी हिंदी से संबंधित समितियाँ हैं जो कोई निर्णय लेती है ना, वो 1957 में बनी गई थी, और उसके अध्यक्ष थे जीवी यानी गोविंद वल्लभ पंत जी। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा आपको अगर कोई दिक्कत है तो पढ़ने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कार्यालयीय भाषा देखते हैं, कार्यालयीय भाषा आखिर होती क्या है। ठीक है, इसको ऑफिस की लैंग्वेज की बोलते हैं कार्यालयीय भाषा। तो ये भाषा प्रशासनिक होती है। ठीक है, और प्रशासनिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए जी, किसी भी अगर कार्यालय में अगर आपकी नौकरी लगती है, आप काम करते हैं आगे जाके, तो वहाँ प्रशासनिक पद होता है। ठीक है, प्रशासनिक भाषा में ही आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल लहजे में बात करनी पड़ेगी, और जब हम लेटर लिखते हैं तो उसमें भी हम प्रशासनिक शब्दों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारी भाषा सहज होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए, और सीधे शब्दों में हमें अपनी बात रखनी चाहिए वहाँ पर। तो ये अलग अलग राज्यों के बीच संप्रेषण का माध्यम बनती है। ठीक है, विभिन्न राज्यों के बीच जो हमारा ये होता है ना, गवर्नमेंट ऑर्डर जाते हैं या लेटर होते हैं, वो कार्यालयीय भाषा में होते हैं। इसका स्वरूप ना तो बोलचाल की भाषा है, ना ही साहित्यिक भाषा है। इसमें साहित्य हो नहीं सकता, अलंकार हो नहीं सकते। ठीक है, फिर वो क्या बन जाएगा? वो तो साहित्य बन जाएगा। हमें तो यहाँ पर कार्यालयीय भाषा का बात करनी है ना, और प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा कहलाती है। ओके, अब इसके आपको मैं कार्यालयीय भाषा के गुण बताता हूँ आगे जाके। तो देखिए कार्यालयीय भाषा के कुछ महत्वपूर्ण गुण भी होते हैं। देखिए, स्वपूर्ण तो नहीं, वो अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए। साथ ही उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, स्पष्ट आपको बात करनी है वहाँ पर जब लिखते हैं। पूर्ण होना चाहिए आपका वाक्य, असंदिग्धता है उसमें, कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हो स्पष्ट होना चाहिए। निर्वैयक्तिता होनी चाहिए। ठीक है, निर्भीक रूप से आपको बोलना है, उसमें अभिधा का प्रयोग करना है आपको, और अलंकारता वर्जित है। ठीक है, अलंकारता वर्जित हमेशा रहेगी इसमें। ठीक है, अलंकार का क्योंकि साहित्य नहीं है, ये कार्यालयीय भाषा है। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, इनमें से कौन सा कार्यालयीय भाषा का गुण नहीं है? तो अलंकारिता नहीं है। ठीक है, आपको ये अगर पता है तो आप ऑप्शन बिल्कुल सही करके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कुछ समझ में आ रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलना, और सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं आने वाली 2022 की सरकारी नौकरी के लिए। ओके, उत्तराखंड के अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको हमारे हिंदी के कोर्स से जुड़ना है तो। ठीक है, साथ ही अभी हमारी और भी क्लासेस चलेंगी, उसका शेड्यूल मैं आपके संग टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी की बोली के बारे में जानते हैं। अब हिंदी की बोलियाँ भी हैं महत्वपूर्ण। ठीक है, देखिए हिंदी की उपबोली के अंदर उपभाषा 5 होती हैं। अब प्रभंश मैंने आपको बताऊँगा अभी जितने 7 थे, अब बोलियाँ 18 हैं टोटल इसके अंदर। ओके, तो चलिए जानते हैं पहले। तो देखिए अपभ्रंश की बात करते हैं तो सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, प्राचड़, पैसाची, महाराष्ट्रीय, मागधी और अर्धमागधी। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7
रूप बताए थे मैंने आपको प्रोविंस के, वो सातों यहाँ पर मैंने आपके लिखे हैं। अब इनसे कौन कौन सी निकली हमारी भाषाएं, उपभाषाएं, वो हम क्या में जानते हैं। तो देखिए शॉर्ट से नहीं है प्रोविंस से हमारा पश्चिमी हिंदी निकली है, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी के अंदर हमारे क्या क्या आती है देखिए, बांगरू यानी हरियाणवी आता है, जिसका ज़्यादा से बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या कौरवी खड़ी बोली। तो ये 5 उपभाषाएं इसके अंदर से निकली हैं पश्चिमी हिंदी के अंदर से। साथ ही अगर बात करें तो शौसनी से गुजराती भी निकली है और राजस्थानी भी निकली है। अब जो राजस्थानी भाषा है इससे हमारी बाकी की निकलती है मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, जिसे ढूंढानी भी बोलते हैं, साथ ही मेवाती। ओके, आई होप आपको समझ में अभी आ रहा होगा। कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। अब देखिए खस अपभ्रंश की बात करता है तो यहाँ से पहाड़ी हिंदी निकली है। देखिए पहाड़ी हिंदी इंपोर्टेंट आ गया। पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली? खस अपभ्रंश। कहीं कहीं विरोधाभास भी है, वो मैं आपको बताऊंगा डाउट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ से पहाड़ी हिंदी से कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली निकली है। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए ब्राह्मण अपभ्रंश की बात करते हैं तो बाचड़ से सिंधी निकली है, पैसाची से पंजाबी और लहंदा निकली है, जिसको लहंदा भी कहते हैं, महाराष्ट्री से मराठी निकली है। मागधी अपभ्रंश आगे यहाँ से बिहारी हिंदी निकली है, जिसके भी अलग अलग रूप हैं, जैसे मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी गाते हैं। और साथ ही ये मागधी अपभ्रंश से उड़िया निकली है, बांग्ला निकली और असमिया निकली है। ओके, अब बचा अर्धमागधी, तो इससे पूर्वी हिंदी निकली है हमारी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी हमारी शौरसेनी है और अर्धमागधी अपभ्रंश हमारा पूर्वी हिंदी, इससे निकली अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ओके, तो टोटल बोलियाँ 18 हैं, जिसमें उपभाषाएं 5 थी और अपभ्रंश थे 7। ओके, अपभ्रंश हमारे 7 रूपों में है, जिसके अंदर 5 उपभाषाएं हैं और उनसे 18 बोलियां विकसित हुई हिंदी के अंदर। ओके दोस्तों, चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट अगर बताता हूँ आपको। तो हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकर्ता देख लो आप, कुछ महत्वपूर्ण नामकर्ता भी होते हैं हिंदी में, उनके बारे में जानते हैं। देखिए कौरवी जो बोली है उसको राहुल सक्सेना ने नामकरण किया था। ब्रज बोली ईश्वरचंद्र गुप्त, राजस्थानी गियर्सन ने की, बिहारी गियर्सन ने की, भोजपुरी रेमंड ने की, इकार बहुला भी कह सकते हैं, इकार, ओमकार, मैथिली, कोलबुक, डिंगल, बांकीदास। अभी आपको बताऊंगा डिंगल पिंगल के बारे में भी। और देखो बोली जो उसकी बोलियां देख लो, हरियाणवी जो है वो जाटू और चमखा गाया जाता है बोलियाँ। ब्रजभाषा में भुक्सा, जटोवादी और डांगी, बुंदेली में पावरी, बनाफरी, लोधांती और निभट्टा, अवधी जुल्हा, गहोरा, जूडर, बघेली में डिबट्ठा। अब ये आपके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है, आपको इनको याद नहीं करना है, एक बार देख लेना पेपर से पहले, ठीक है। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बना दे। अब यूके ट्रिपल से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप देख रहे हो उसका पैटर्न, ठीक है, कैसा हो रहा है। सिलेबस के अनुसार ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ और अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला था डिंगल और पिंगल के बारे में। तो हमारी जो डिंगल है ये राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। इसको भाट भाषा भी बोलते हैं, भाट भाषा, ठीक है, इसको भाट भाषा भी बोलते हैं। साथ ही पिंगल होती है वो नाग भाषा होती है। पिंगल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पिंगल जो होती है हमारी नागों की भाषा होती है, नाग भाषा। ओके, आ सकता है पिंगल और पिंगल का बताइए। तो डिंगल क्या है? राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों की भाषा है, जिसे भाट भाषा भी कहा जाता है। साथ ही जो हमारी पिंगल है उसे नाग भाषा बोला जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उत्तराखंड राज्य की बोली के बारे में जानते हैं, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ ये हमारा आपकी परीक्षा वाणी में एक टॉपिक भी है, वहाँ भी दिया गया आपका उत्तराखंड की बोलियाँ, जिसमें कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी ये सब आता है, ठीक है। तो सिलेबस में हमारी कुमाऊं, गढ़वाली और जौनसारी दिया है, उसके बारे में जानते हैं। तो पहले उत्तराखंड की बोली के बारे में जानते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड की प्रमुख बोलियाँ देख ली कौन कौन सी हैं, देखिए। तो देखिए शौरसेनी और खस, ये दोनों यहाँ पर दिए। अगर ऑप्शन में शौरसेनी आया तो शौरसेनी करके आएंगे, नहीं तो आप खस करके आएंगे, पहाड़ी हिंदी। मैंने आपको पीछे बता दें कि खस अपभ्रंश से निकली है पहाड़ी हिंदी। अगर शौरसेनी आता है ऑप्शन में, खस ना हो तो आप शौरसेनी की ओर जाना, नहीं तो आप खस की तरफ जाना। ओके, तो पहाड़ी हिंदी देखिए पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी में हमारी नेपाली आती है, खसखुरा और गोरखियाली यानी पूर्वी क्षेत्रों की भाषा है। मध्य में आती है हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली। पश्चिमी हमारी हिमाचल प्रदेश आता है। ओके, जैसे कि आप उत्तराखंड का मैप आपको मैं बताऊँ तो आप जानते हो उत्तराखंड में वैसे है। तो हमारा जो ईस्ट का भाग ये है हमारा, तो पूर्व में हमारा नेपाल होता है, यहाँ नेपाल, खसखुरा, गोरखियाली आते हैं, ठीक है। साथ ही हमारी मध्य में हमारी कुमाऊँ और गढ़वाल आ गया। साथ ही इधर हमारा हिमाचल प्रदेश आता है, तो ये हिमाचल प्रदेश की होगी पश्चिमी पहाड़ी। ओके, अब बात करते हैं मध्य पहाड़ी की। तो मध्य पहाड़ी गियर्सन ने बोला था इसको,
इसकी लिपि देवनागरी की बताई उसने, और गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा इसके अंदर बताई उसने, बोलियाँ। ओके, मध्य पहाड़ी किसने कहा? गियर्सन ने कहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कुमाऊनी भाषा के बारे में। तो कुमाऊनी भाषा के बारे में जानते हैं तो पहले पूर्वी कुमाऊनी आती है। पूर्वी कुमाऊनी मैंने आपको बताई, ठीक है। तो देखो कुमैया आती है इसमें, काली कुमाऊँ यानी कि चंपावत, ठीक है। फिर आती है सौरियाली यानी पिथौरागढ़ का क्षेत्र। फिर आती है सिराली, ये अस्कोट है, ये भी पिथौरागढ़ ही है पर अस्कोट पश्चिम और गंगोली हाट का पूर्व का भाग सिराली का। ओके, आपसे ये नहीं पूछेगा, खाली पूर्वी कुमाऊनी में कौन सी भाषा है पूछेगा। अस्कोट ही आपकी पिथौरागढ़ की है, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने पूर्वी कुमाऊनी में आपको? कुमैया काली कुमाऊँ चंपावत की, सौरियाली पिथौरागढ़ की, सिराली अस्कोट व गंगोली हाट का पूर्व भाग, अस्कोटी पिथौरागढ़। आगे बढ़ते हैं। अब देखो पश्चिमी कुमाऊँ की तरफ बढ़ते हैं। तो पश्चिमी कुमाऊनी में आपकी आती है खसपटजी आती है, जो कि अल्मोड़ा और बारामुंडल का क्षेत्र में बोली जाती है। पछाई है जो पाली पछाव अल्मोड़ा में बोली जाती है। फिर चौगरखी आती है, गंगोई आती है गंगोली हाट क्षेत्र में, दनपुरिया आती है बागेश्वर का दानपुर परगना। ओके हो। तो देखिए उसके बाद हम जानते हैं उत्तरी कुमाऊनी के बारे में। उत्तरी कुमाऊनी हमारी जौहरी आती है, शौका जाति जो बोलती है। साथ ही हमारी दक्षिणी कुमाऊनी में आती है हमारी रजभैंसी, नैनीताल यानी नैनीताल के आसपास का क्षेत्र जो है, ठीक है। इसे बोली जाती है हमारी रजभैंसी भाषा बोली नैनीतालिया, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे हम गढ़वाल की। तो बात करते हैं गढ़वाली की। तो गढ़वाली की बोली में आती है बधाणी आती है, जो पिंडर या फिर अलकनंदा के बीच का क्षेत्र है। मचकुमैया आती है, कुमाऊँ से सट क्षेत्र में हो जाती है मचकुमैया, यानी कुमाऊँ व गढ़वाल दोनों की बोली है, ठीक है। श्रीनगरी आती है, श्रीनगर का क्षेत्र। सलाड़ी आती है चमोली का दक्षिणी भाग। साथ ही नागपुरिया आती है, गंगपरिया आती है टिहरी गढ़वाल की। लोभी आती है गैरसैंण अल्मोड़ा। और राठी आती है हमारी बिनसर थराड़ी सैन या दसौल्य आती है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको खाली नाम पता होना चाहिए। नागपुरिया, गंगपरिया, लोहिया, राठी, दसौल्य, बधाणी, मचकुमैया। मचकुमैया कुमाऊँ गढ़वाल की दोनों की कॉमन भाषा है, ठीक है, श्रीनगरी और सलाड़ी। ओके, अब जानते हैं जौनसार के बारे में। तो जौनसार के बारे में, तो जौनसार बावड़ क्षेत्र होगा जौनसार, ये तो इसमें मुख्य बोली आती है हमारी जौनसारी। अब जौनसार मैंने आपको बता दें क्या है, हिमाचल प्रदेश के लगभग आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। जौनसार बावड़ क्षेत्र जौनसारी है, इसमें बावरी आती है, देवधारी और हिमाचली आती है, ठीक है। ये तीनों भाषा आती है इसमें जौनसारी के अंदर, बावरी, देवधारी और हिमाचली। ओके, तो आई थिंक आपको अब उत्तराखंड की बोलियों के बारे में टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका होगा। मैंने आपको बता दिया है उत्तराखंड की बोलियाँ कौन सी हैं, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी, जिसमें गियर्सन ने इसको मध्य पहाड़ी बोला है। साथ ही कुमाऊनी मैंने आपको बता दी, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी। गढ़वाली में आपकी बोलियाँ बता दी मैंने, जौनसारी, बागरी, देवधारी और हिमाचली। ओके, अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्टर लास्ट में वीडियो से जाने पहले। देखिए कुमाऊनी भाषा दिवस पूछे तो आप 1 सितंबर करके आइए, गढ़वाली 2 सितंबर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सामान्य हिंदी की पहली वीडियो क्लास, जहाँ हमने जाना भाषा, भाषा के रूप, कार्यालयी भाषा, उसके क्या गुण होते हैं, भाषा का विकास क्रम जाना हमने, अपभ्रंश के रूप जाने, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवोहट्ट क्या होते हैं, हिंदी कौन से परिवार की है। ओके, साथ ही हमने जाना कुमाऊँ की यानी हमारे उत्तराखंड राज्य की बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी के बारे में जाना, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी परेशानी हो दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर टाइप कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ग्रुप में जोड़े हैं लगभग, वो सभी इस वीडियो को देखिएगा और आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने भाई बहन कोई भी तैयारी कर रहे हो। ओके, तो चलिए आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो क्लास में, जहाँ हम हिंदी की अगली लिपि और वर्णमाला के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा सिलेबस में दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। ओके, तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, और टेलीग्राम पे शाम को क्विज होगी, उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना, बाय बाय, जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार।